हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई, डीआरडीओ जेई, यूपीपीसीएल जेई जो आने वाले एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हम सेशन लेने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इन द गिवन पैरेलल ट्यून्ड सर्किट एट पैरेलल रेजोनेंस बोला है ना, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर अगर यदि पैरेलल के कंडीशन में है, यहाँ पर डायग्राम साफ नहीं दिख रहे हैं तो बना लेते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पर एक इंडक्टर। अगर यदि ये ऐसा पैरेलल के केस में है तब के कंडीशन में हमारा जो होता है इम्पीडेंस का मान, ये जो इम्पीडेंस है इसको हम डायनेमिक इम्पीडेंस भी बोला जाता है, ठीक नहीं। तो डायनेमिक इम्पीडेंस इसका मान क्या होता है हमारा, सीधा डायरेक्ट L/CR होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन अप्लाइड फॉर मेश एनालिसिस बोला है, ठीक नहीं। तो मेश एनालिसिस आप नेटवर्क का मेश एनालिसिस नॉर्मता देख सकते हैं कि कोई भी एक सर्किट दिया हुआ रहता है। यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं सर्किट, कुछ भी सर्किट बना सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक लूप देखते हैं, लूप देखा जाता है, मेश लूप, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ होता है वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये सभी का होता है टोटल इक्विवेलेंट, ये वोल्टेज ड्रॉप का इक्विवेलेंट ही हमारा होता है वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर L1, L2 और L3 ये तीनों का मान दिया है। हमें टोटल L का मान फाइंड करना है। तो L1 का मान हमारा कितना है, 5 है, और L2 का मान हमारा 5 है, और L3 का मान हमारा 10 है। तो जिस प्रकार से देख सकते हैं कि दोनों सभी तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ये दोनों का मान सेम है, तो दोनों का मान सेम है तो इसका इक्विवेलेंट की क्या हो जाएगा, 2.5 मिली हेनरी हो जाएगा, ठीक नहीं। अब इसका ये 10 और 2.5 मिली हेनरी है, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 2.5 इंटू 10 अपान ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। ओके, ये जो दशमलव इसको कट करेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 25 पंचे 125, फिर 5 दूनी 10, तो 2 मिली हेनरी हमारा आंसर आ जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखते हैं हम। ओके, देखिए इसमें क्या बोला है कि 4 ओम रजिस्टर इज इन पैरेलल विथ एन, ठीक है, 80 ओम रजिस्टर करंट इन द 40 ओम रजिस्टर इज कितना है, 6 एम्पियर। हाउ विल यू ऐड अ थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, थर्ड रजिस्टर को ऐड करना है, एंड व्हाट विल बी इट वैल्यू इफ लाइन करंट इज टू बी 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या बोल रहा है मैं समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो रजिस्टेंस है, ओके, 2 रजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल में है। ये फर्स्ट रजिस्टेंस 40 ओम का है और जो सेकंड रजिस्टेंस हमारा कितना है, 80 ओम का है। ओके, अब इसमें हम थर्ड रजिस्टेंस ऐड करना है, तो थर्ड रजिस्टेंस ऐड करने पर हमारे होता है टोटल करंट कितना आ जाता है, 10 एम्पियर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक दिया है कि आप ये 40 ओम में हमारा होता है कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ करंट है और ये एक रेजिस्टेंस है। जब करंट और रेजिस्टेंस का मान दिया रहता है तो यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लेंगे। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24, इसका मतलब होता है 240 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 240 वोल्ट है। अब यहाँ पर 240 वोल्ट मिल गए तो यहाँ पर भी हम करंट का मान फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240/80 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 6 और 3 एम्पियर हो गए, बचा कितना, 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर और 240 वोल्ट, ये दोनों मिलाकर हमारा रेजिस्टेंस का मान फाइंड हो जाएगा, R इज इक्वल टू V/I से। तो 240/1 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 240 ओम हो जाएगा। 240 ओम यहाँ पर देख रहे हैं, 240 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर पैरेलल में
सो पैरेलल में हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पैरेलल हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 400 वोल्ट है। ओके, 600 आरपीएम, डीसी मशीन हैज़ 100 स्लॉट, ईच स्लॉट कंटेंस 40 कंडक्टर्स बोला है। ओके, फ्लक्स पर पोल 5 का मान है, फ्लक्स पर पोल 0.01 वेबर है। इग्नोर द आर्मेचर ड्रॉप, इसको इग्नोर कर देना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स बोला है। ओके, रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ पोल। ओके, देखिए यहाँ पर होता है नंबर ऑफ पोल, इसके रिकॉर्डिंग में यहाँ पर कौन सा फॉल्स है बोला है। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 5 PN/Z/60 है। ओके, तो ई की मान हमारा कितना है, 400 है। ओके, और 5 का मान कितना है हमारा, 0.01। ओके, पी का मान, पी इसमें नहीं दिया है, ठीक है। एन का मान कितना है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि एन मीन्स 600 हो जाता है। और जेड का मान कितना होता है हमारा, ये जेड का मान 100 इंटू 40, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ 100 इंटू 40। ओके, बट यहाँ पर 60 और एम्पियर ए मतलब ए का मान यहाँ पर ब्लैंक ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कट रहे हैं, तो जो कट रहे हैं यहाँ पर जो है 0.01 है, इसको काट देते हैं यहाँ पर 100 से। ओके, कट जाएगा, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं थोड़ा से। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 6, ये 60 और यहाँ पर 60, 600 है ये, ठीक नहीं। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक नहीं। तो 10 इंटू 400, 10 इंटू 400 40 मतलब 400 इंटू P/A। ये P/A देखिए यहाँ पर ये तो समान होता है, तो यहाँ पर P/A हमारा कितना आ गया, 1। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 1 कौन से कंडीशन में आएगा, अगर यदि ये दोनों बराबर रहेगा तब के कंडीशन में आएगा। तो वेव वाउंड की कंडीशन में हमारा दोनों बराबर रहता है। तो यहाँ पर वेव वाउंड दिया है और 4 पोल होता है, ये सही है, ठीक नहीं। और वेव वाउंड दिया है 2 पोल होता है, ठीक नहीं। ये देखिए वेव वाउंड हमारा होता है 2 पोल होता है, ठीक नहीं। ये इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा ना, और लेफ्ट में हमारा ये सही है और ये भी सही है। तो वेव में हमारा होता है नंबर ऑफ पोल हमेशा 2 होता है। ओके, इसलिए ये सेकंड आंसर सही हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, देखिए हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि ये देख सकते हैं, इसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंपेयर टू सेल टाइप ट्रांसफार्मर कंडीशन में कौन सा इनकरेक्ट बोला है, मतलब गलत है बोला, ठीक है नहीं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रांसफार्मर का लेयर डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। ओके, तो ट्रांसफार्मर में जो कोर टाइप और सेल टाइप है, इस चीज़ को ऊपर रख लेते हैं पहले। ये जो है यहाँ पर जो वाइंडिंग होता है, इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोल लेते हैं, ठीक नहीं। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं कि ये बीच में राउंड होता है, ठीक नहीं। ये सेल अंदर में, ठीक नहीं। तो नॉर्मलता जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर होता है हमारा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का ही रूप होता है। ओके, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये इसमें कौन सा इनकरेक्ट बोला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कोर सराउंडेड अ कंसाइडरेबल पोर्शन बोला है ऑफ द वाइंडिंग। ये जो कंसाइडरेबल पोर्शन नहीं होता है, ओवरऑल लेआउट होता है, ठीक नहीं। ये सभी जितना भी है ना, सभी जो होता है हमारा होता है सराउंडिंग होता है, इसलिए फर्स्ट में ही हमारा दिख जा रहा है। ये जो हमारा गलत है, इसका मतलब ये सही है। ओके, ये इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट ये है हमारा, ठीक है। अब सेकंड में देख सकते हैं, इट इज़ मोर सुइटेबल फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ओके, ये जो है, ठीक है, ये करेक्ट है हमारा। थर्ड देखते हैं कि द वाइंडिंग आर फॉर्म वाउंड एंड आर द सिलिंड्रिकल, ठीक नहीं, सिलिंड्रिकल टाइप।
ये भी हमारा करेक्ट है। द मीन लेंथ ऑफ कॉइल इज शॉर्टर, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ जाता है। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि इन अ सिंक्रोनस मोटर में वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल, देखिए कपलिंग एंगल अगर यदि बोल दिया है तो ये हमारे एंगल है, तो ये सीधा लोड एंगल, इसका मतलब होता है लोड पे ही डिपेंड करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द बैक ईएमएफ इस पर डिपेंड नहीं, द एक्साइटेशन ऑफ रोटर ये भी नहीं, द आर्मेचर ऑफ लोड मेट बाय द मोटर, इसलिए ये थर्ड आंसर सही हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर स्पीड बोला है तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विच में बी यूज टू मेजर सिंक्रोनस इम्पिडेंस, देखिए सिंक्रोनस इम्पिडेंस शुड द रीडिंग बी इन द शॉर्ट टाइम टू अवॉइड आर्मेचर ओवर हीटिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस परीक्षण में जिसका उपयोग तुल्यकालिक प्रतिबाधा के मापन के लिए किया जाता है, आर्मेचर को अधिक गर्म होने से बचने के लिए पाठ्यांक को कम समय में लिया जाना चाहिए। यहाँ पर कौन से टेस्ट हैं, तो हम देख सकते हैं कि ओवर हीटिंग हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रहा है इसका मतलब होता है आई स्क्वायर आर हो रहा है, ठीक है। आई स्क्वायर आर इसका मतलब होता है ये हमारा सीधा डायरेक्ट देख सकते हैं हमारा लोड से संबंधित होता है, ठीक है। तो लोड को किस में फाइंड किया जाता है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही फाइंड होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हमारा होता है इसी में ही फॉलो होता है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से। ओके, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अ 3 फेस इंडक्शन मोटर हैज़, ठीक है नहीं, 27 स्लॉट। ओके, यहाँ पर 3 फेस इंडक्शन मोटर हैज़ 27 स्लॉट, 9 कॉइल, 4 पोल स्टेटर, कैलकुलेट कॉइल पर पोल बोला है, ठीक नहीं, कॉइल पर पोल बोला है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉइल 9 कॉइल है तो 9 पोल, ठीक नहीं, यहाँ पर कॉइल पर फेज बोला है, सॉरी कॉइल पर फेज बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फेस है, 3 फेस है, तो यहाँ पर 3 फेस, 9/3 कितना हो जाएगा, 3 कॉइल पर फेस। ओके, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन एन एसी मशीन द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड डज नॉट डिपेंड, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है एसी मशीन में हमारा होता है जनरेटेड ईएमएफ, जो वोल्टेज है ये किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो जनरेटेड ईएमएफ वोल्टेज, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ठीक है, एसी मशीन के केस में ना, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। ओके, अब इसी का ही एक और फार्मूला भी देख सकते हैं कि एन डी फाई बाई डी टी, ये सब जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इसका मतलब होता है लेंथ से संबंधित है, ठीक है। ओके, इसलिए ये डिपेंड कर रहा है। फिर सेकंड में देख सकते हैं द इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर करंट है क्या, करंट तो नहीं है, इसलिए ये हमारे होता है डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, अब थर्ड नंबर का देख सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, इसका होता है मैग्नेटिक, ठीक नहीं, फ्लक्स डेंसिटी को ही शो किया है कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अब फोर्थ नंबर क्या देखते हैं कि द स्पीड एट विच द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, इसका मतलब स्पीड संबंधित है, तो स्पीड इसका मतलब क्या है हमारा v से संबंधित है। तो ये सभी डिपेंड करने कर रहा है, सिर्फ सेकंड नंबर हमारे होता है डिपेंड नहीं कर रहा है।
जो इंड्यूस्ड करंट है। ओके, इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एन 8 पोल 3 फेस अल्टरनेटर ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 750 RPM सप्लाइड पावर टू अ 6 पोल 3 फेस इंडक्शन मोटर। देखिए सिंक्रोन एक अल्टरनेटर है और सेकंड में इंडक्शन मोटर है। इफ द स्लिप ऑफ द मोटर एट फुल लोड इज 2%, कैलकुलेट फुल लोड स्पीड बताना है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि एक अल्टरनेटर का है, एक इंडक्शन मोटर का है। तो अल्टरनेटर का हमारा क्या देखते हैं कि जो स्पीड है हमारा 120F/P होता है, ठीक नहीं। तो 120F/P, तो यहाँ पर इसका देता है स्पीड कितना है 750 है, ठीक नहीं। और 120F इसमें नहीं दिया है और P कितना है 8 है। तो यहाँ से हम F निकाल सकते हैं। F 750 इंटू 8 ओके बाई 120, ये हमारा आ जाता है 120, ठीक है। तो ये सभी को जब कैलकुलेट करेंगे, फाइनल कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा कितना जाएगा 60, ठीक नहीं, 60 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, तो ये F हमारा 60 हर्ट्ज आ जाता है। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं कि F इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि इंडक्शन मोटर केस में क्या है। आई एन इज इक्वल टू 120F/P। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहेगा, तो 120F मीन 60 और P हमारा कितना है 6 है। ओके, ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ ये कट जाता है, तो ये हमारा 60 नहीं, ये यहाँ से हमारा होता है 50, तो 50 अच्छा ये हमारा होता है 50 हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ये होता है जो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है 50 हर्ट्ज को शो करता है। अच्छा कि स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एन, ठीक नहीं, अल्टरनेटर केस में एन हमारा कितना है 750 इज इक्वल टू 120F/P कितना है 8 है। ओके, यहाँ से हम F निकाल लेते हैं 750 इंटू 8/120, ये हमारा F का मान आ जाता है। अब यहाँ पर इंडक्शन मोटर केस में देखते हैं। इंडक्शन के केस में देखते हैं कि हमारा ये जो है 120F को यहीं से ही रख देते हैं। F का मान ये हमारा है, ठीक है। तो 750 इंटू 8/120 120F/P। P इसमें इंडक्शन मोटर में कितना है 6 है। ओके, तो ये हमारा होता है इंडक्शन मोटर का स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ से ये 120 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 तिया, ठीक नहीं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 शून्य शून्य, तो 25 चौक 1000 RPM। ओके, ये हमारा था इंडक्शन मोटर। अगर यदि स्लिप 2% है तब की कंडीशन में फुल लोड स्पीड बताना है, तो एस इज इक्वल टू कितना होता है NS माइनस NR/NS। तो यहाँ पर हम होता है 2% लिखेंगे, इसका मतलब होता है 0.02 और NS कितना है 1000 माइनस NR/NS। NS मीन्स 1000। ओके, 1000 हो जाएगा। जब ये सभी को कैलकुलेट करेंगे तो NR का मान कितना आ जाएगा हमारा होता है 980 RPM आ जाता है। ओके, सो फोर्थ आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये हमारा होता है टार्क का सिंक्रोनस, ठीक नहीं, टार्क आर एसोसिएटेड विथ सिंक्रोनस मोटर, विच ऑफ द फॉलोइंग टार्क इज आल्सो नोन एज ब्रेक अवे टार्क। ब्रेक अवे टार्क किसको बोला जाता है, तो ब्रेक अवे टार्क जो है स्टार्टिंग टार्क को ही बोला जाता है। देखिए यहाँ पर टार्क के बहुत सारा टार्क के टाइप्स हैं, देख सकते हैं। जो
स्टार्टिंग टार्क है, रनिंग टार्क है, पुल इन टार्क और पुल आउट टार्क। तो ये सभी का देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन जो देख सकते हैं। तो ये सभी का एक शॉर्ट में ही समझा देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो स्टार्टिंग टार्क देखते हैं। तो स्टार्टिंग टार्क को हम क्या बोला है कि ब्रेक अवे टार्क बोल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? ठीक है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है कि जब हम मोटर को फुल वोल्टेज देते हैं तब मोटर स्टार्ट होता है, तो उससे हम स्टार्टिंग टार्क कहते हैं। ये जो होता है इंडक्शन मोटर केस में होता है। अब यहाँ पर रनिंग टार्क में क्या होता है कि जब मोटर सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में आती है तब मोटर रनिंग होता है, तब उसे रनिंग टार्क कहते हैं। अब यहाँ पर पुल इन टार्क में क्या होता है कि जब सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर करके स्टार्ट होती हैं और इंडक्शन मोटर को स्टार्ट होने के बाद जब हम उसका एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो एक्साइटेशन के बाद मोटर इंडक्शन मोटर से सिंक्रोनस मोटर में कन्वर्ट होती हैं। फिर जो मोटर है सिंक्रोनसली रन होना चालू हो जाती हैं। तो जब जो सिंक्रोनस स्पीड, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक लॉकिंग, ये भी बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड के लिए रोटर को पुल करता है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक लॉकिंग बनाता है, तब उस वक्त जो मिलने वाली जो टार्क है हमारा पुल इन टार्क कहलाता है। और पुल आउट टार्क यहाँ पर जो लास्ट देख सकते हैं। तो पुल आउट टार्क में क्या होता है कि जब मैक्सिमम टार्क मिल जाता है, इसका मतलब होता है अल्फा इज इक्वल टू 90 एंगल तक पहुंच जाता है। यदि अल्फा 90 एंगल से 1% भी ग्रेटर देन होता है तो उसके बाद में जो मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाती है। जो पुल इन टार्क में मैग्नेटिक लॉकिंग बन गई थी वो मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाता है, जिससे जो सिंक्रोनस मोटर बाहर निकल आता है। तो उस टाइम के जो टार्क को जो बोला जाता है वो हमारा पुल आउट टार्क कहलाता है। ठीक है, यही हमारे होता है एक शॉर्ट में है, देख सकते हैं। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो है डीसी शंट जनरेटर से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें हमारा सीधा डायरेक्ट देख सकते हैं कि आर्मेचर करंट फाइंड करना है, इसका मतलब देते हैं इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आर्मेचर करंट है हमारा जो जनरेटर केस में आई ए इज इक्वल टू क्या होता है ISH, इसका मतलब होता है जो शंट फील्ड प्लस इस साइड जा रहा है लोड करंट IL, ये दोनों का समेसन होता है। तो ISH निकालना है। ISH निकालने के लिए यहाँ पर V/R करेंगे तो V हमारा कितना है 250/200। ठीक है, तो यहाँ पर कट हो जाएगा यहाँ पर, और 12, इसका मतलब होता है 1.25 आ जाएगा। ओके, तो 1.25 प्लस 25, ये हमारा कितना हो जाता है 26.25, ये एम्पियर हमारा आ जाता है। ओके, इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें नॉट एडवांटेज ऑफ AC का कौन सा एडवांटेज नहीं है, इसका मतलब डिसएडवांटेज कौन कौन सा है देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी, ठीक नहीं, AC सप्लाई कैन बी इजली कन्वर्टेड टू ऑब्टेन DC सप्लाई। ओके, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा होता है ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। इसका मतलब होता है रेक्टिफायर का यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉपर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड नंबर में क्या है कि द वोल्टेज इन AC सिस्टम कैन बी रेज्ड एंड लोअर विथ द हेल्प ऑफ डिवाइस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी बिल्कुल सही, जो ट्रांसफार्मर है वो AC में ही फॉलो होता है, ये भी इसका एडवांटेज है। थर्ड नंबर देख सकते हैं कि AC इलेक्ट्रिकल मोटर आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, आर चीपर एंड रिक्वायर लेस अटेंशन फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी बिल्कुल सही है, इसका एडवांटेज है। फोर्थ नंबर देख सकते हैं कि AC आर एक्टिवेटेड, ठीक नहीं, AC आर एक्टिवेटेड अट्रैक्टिव
एंड कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक नहीं, इलेक्ट्रोफिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एसी, ठीक नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव बोला है, अट्रैक्टिव ये एसी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि ये एसी में कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ, कभी नीचे कम हो जाता है, कभी निगेटिव में चले जाता है, कभी पॉजिटिव में चले जाता है तुरंत के तुरंत। इसलिए ये अट्रैक्टिव कहाँ रहा, अट्रैक्टिव इसका मतलब होता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे रहा, मतलब एक ही सिर्फ पॉजिटिव ही रहना, ये इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव यही रहता। इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। सो फोर्थ आंसर आ जाता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि इन हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो बियॉन्ड 33 केवी तक जो इट इज़ यूज टू मेक द कास्टिंग, ठीक नहीं, इकोनॉमिकल, ठीक नहीं, कॉस्टिंग इन जो, ठीक है, जो कॉस्टिंग को इकोनॉमिकल बनाने के लिए इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, जो 33 केवी तक यूज़ किया जाता है। तो ये जो देखिए यहाँ पर स्ट्रेन इंसुलेटर, ये तो अलग ही है, ये पिन इंसुलेटर हमारे 11 में यूज होता है। तो एक सस्पेंशन इंसुलेटर होता है जो हमारा जो 33 केवी तक यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, बियॉन्ड 33 केवी, 33 केवी से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है हमारा, ठीक है। सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सस्पेंशन इंसुलेटर है इसको फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाता है। ओके, स्टे इंसुलेटर हमारा होता है नॉर्मलता 11 और एलटी में यूज़ होता है। पिन इंसुलेटर 11 केवी में यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा देख सकते हैं कि ये हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि EHV लाइन में प्रीफर्ड नहीं किया जाता है, ठीक नहीं। EHV इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में इसे प्रीफर्ड नहीं किया जाता है। तो क्या चीज़ को प्रीफर्ड नहीं किया जाता है, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारा चीज़ है ना। तो यहाँ पर विथ द इंक्रीजिंग, ठीक नहीं, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग वोल्टेज द नंबर ऑफ सर्किट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड आर रिड्यूस कॉस्टली, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मलता छोटा छोटा ही देखते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो है इसको प्रीफर्ड करते हैं। क्यों प्रीफर्ड करते हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ करने के लिए हम EHV, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन को प्रीफर्ड किया जाता है। ओके, सेकंड नंबर में देखते हैं कि देयर इज़ इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, आई इफिशियंसी रेगुलेशन इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये भी हमारा होता है एडवांटेज है, ये इसको भी प्रीफर किया जाता है। सेकंड दोनों को ही प्रीफर किया जाता है। थर्ड देखते हैं कि द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर डिक्रीजेज। ओके, ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी प्रीफर किया जाता है। एज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ लाइन सपोर्टेड रिड्यूसेस, ठीक नहीं। अब फोर्थ देखते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज इन सर्ज इम्पिडेंस, ठीक नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फार्मूला सर्ज इम्पिडेंस का, ए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का एक फार्मूला होता है SIL इज इक्वल टू क्या होता है कि 3V फेस का स्क्वेयर अपॉन ZN, इसका मतलब होता है ठीक नहीं, इम्पिडेंस। ओके, तो यहाँ पर हम देखो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारा होता है वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा होता है इंक्रीज रहता है, ठीक नहीं। ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज होगा तो हमारा, ठीक है, ओके, ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज होगा तो जो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग है ये भी हमारा होता है इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज होगा या फिर जो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो देख सकते हैं कि देयर इज एन इंक्रीजिंग इन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, ठीक है, एस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही हमारा होता है फोर्थ आंसर आ जाता है। ओके,
जो इसको हम प्रीफर नहीं किया जाता है। इसलिए ये जो होता है सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, सर्ज इम्पिडेंस हमारा रहता है कांस्टेंट रहता है। ओके, अब इसका आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बंडल्ड कंडक्टर का एडवांटेज नहीं है, तो बंडल्ड कंडक्टर के केस में देख सकते हैं कि इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये जो हमारा एडवांटेज है, रिड्यूस इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन सर्किट, ये भी सही है। रिड्यूस कोरोना लॉस, ये भी सही है। रिड्यूस क्लियरेंस, ये जो है कोरोनल जो बंडल्ड कंडक्टर हैं इससे कोई ताल्लुकात नहीं रहता है, इसलिए यहाँ फोर्थ आंसर हमारा जो इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ओके, अब इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। पीक लोड स्टेशन, तो पीक लोड स्टेशन में हमारा कौन सा है, जिस प्रकार से जो एक निश्चित समय पर ही इसका यूज़ किया जाता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ठीक नहीं, गैस है, ये सभी को हम एक लिमिट समय पर ही यूज़ किया जाता है और पीक लोड पर ही उपयोग किया जाता है, बाकी समय में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो डीजल स्टेशन हमारा पीक लोड स्टेशन कहलाता है। ओके, इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया जाता है। तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट क्यों किया जाता है, इस चीज़ को कवर करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि वोल्टेज हाई इसका मतलब होता है करंट लो इसका मतलब होता है आई स्क्वायर आर लो हो जाता है। तो आई स्क्वायर आर लो इसका मतलब होता है हीट लॉस, ये हमारा होता है लो होता है। तो यही आई स्क्वायर आर जो लॉस है हमारा कम होता है, तो यहाँ पर होता है पावर फैक्टर हाई होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉस, तो जो ट्रांसमिशन लॉस है इसको हम लोग कम करने के लिए हाई वोल्टेज जो है प्रीफर किया जाता है। ओके, इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इम्प्रूव पावर फैक्टर इन 3-फेज सर्किट, द कैपेसिटेंस बैंक इज कनेक्टेड इन डेल्टा टू मैक। देखो अगर यदि जब कैपेसिटेंस बैंक, जो कैपेसिटर बैंक है इसको हम डेल्टा में चेंज करते हैं, ठीक नहीं, और डेल्टा में ही लगाते हैं ना, तब की कंडीशन में हमारा जो देख सकते हैं कि जो इसका जो कैपेसिटी है उसको बहुत ही कम रेंज का लगाते हैं, ठीक नहीं, जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम रेंज का लगाते हैं। तो कैपेसिटर वेरी स्मॉल होना चाहिए, और हम अगर यदि स्टार के कंडीशन में लगाते हैं तो इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम डेल्टा में ही अधिकतर लगाते हैं। जो इसका कैपेसिटेंस हमारा होता है वेरी स्मॉल होता है, जो इसका कॉस्टली भी कम हो जाता है। ओके, देखिए ये भी यहाँ पर भी देखते हैं कि रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज एल और सी पर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि एल और सी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन है उसी के ही अकॉर्डिंग देखते हैं कि फर्स्ट हमें बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ये दोनों पर ही डिपेंड करते हैं, इसलिए फर्स्ट आंसर ही हमारा सही हो जाता है। ओके, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम अगेंस्ट ट्रेवलिंग वेव के अगेंस्ट हमारा होता है ऐसा आता है, ठीक नहीं, ऐसा आता है, ऐसा होने लगता है, ये हमारा होता है ट्रेवलिंग वेव का है। तो ट्रेवलिंग वेव को ही हमारा प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए हम जो करंट का अचानक से बढ़ना, तो करंट इसके लिए हम एक सर्ज डाइवर्टर का यूज़ करते हैं। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कंडेंसर का मतलब होता है एक लीडिंग से होता है, एक ओवर एक्साइटेशन से होता है, ठीक नहीं, एक ओवर एक्साइटेशन से मतलब होता है। ये दोनों चीज़ हमारा हमेशा कंडेंसर या फिर कैपेसिटेंस को शो करता है। तो जहाँ पर ओवर एक्साइटेशन है इसी को ही हमेशा टिक लगाना है। ओके,
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ सेल्फ ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को बोला जाता है। जो सेल्फ ट्रांसफार्मर है ये है, ऑटो ट्रांसफार्मर को बोला जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसका जो है प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर लोड कितना सप्लाई कर रहा है, 50 किलोवाट सप्लाई कर रहा है, जो यूनिटी पावर फैक्टर को शो करता है। तो पावर ट्रांसफार्मर टू लोड बाई कंडक्शन, देखो यहाँ पर एक कंडक्शन और एक इंडक्शन, दो तरीके से हम जो पावर है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम को ही देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहीं से ही बनाते हैं। ओके, ये हैं और ये हैं, यहाँ पर 250 वोल्ट है। ओके, और यहाँ पर कितना है, 100 वोल्ट है। ओके, तो यहाँ पर V1 का मान है और ये V2 का मान है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कंडक्शन बोला है ना, तो कंडक्शन में कंडक्टिवली में जो है पावर, जो कंडक्टिवली का कितना होता है, जो ठीक नहीं, कंडक्शन का जो पावर है वो कितना होता है, टोटल पावर, ठीक नहीं, टोटल पावर इनटू के। और इंडक्टिवली क्या होता है हमारा, होता है इंडक्टिवली का टोटल पावर इनटू 1 माइनस के। तो बोला क्या है कि कंडक्शन में बोला है, तो कंडक्शन द्वारा कितना होता है कि टोटल पावर इनटू के। तो टोटल पावर कितना है हमारा, P, जो KVA को शो कर रहा है, तो के, ठीक नहीं, जो KVA को शो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि KVA KW इज इक्वल टू KVA इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई हमारा यूनिटी है, तो KVA इज इक्वल टू KW। तो KW हमारा कितना है, 50 किलोवाट। ओके, तो यहाँ पर PT का मान हमारा, हमें PT का मान कितना हो जाएगा, ये जो है PT का मान 50 किलोवाट हो जाएगा। और K का मान V2/V1, तो V2/V1 100/250। तो यहाँ पर 0 से 0 का कट जाता है, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 एम 25, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, तो 20 किलोवाट हमारा आंसर आ जाता है, जो कंडक्टिवली का केस है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कि कैलकुलेट टार्क डेवलप्ड बाय द 3 फेज 5 HP 4 पोल इंडक्शन मोटर रन्स एट, ठीक है, 1500 RPM। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है जो हमेशा पावर P इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई NT/60। ये इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूला को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पीड जो दिया है, ठीक है, ये हमारा होता है जो स्पीड है। ओके, NS का मान है। और यहाँ पर हम NR देखते हैं, N, ठीक नहीं, ये NR है, ठीक नहीं। तो NS इज इक्वल टू 120F/P, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 120F कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा जो, ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल 50 हर्ट्ज ही मानते हैं। ओके, और यहाँ पर पोल कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 400, तो 3 पंचे 15, यहाँ भी 1500 RPM आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो होता है इस जो रोटर स्पीड है, ठीक है, तो जो रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों का मान 1500 और इसका मान भी 1500। तो इसका जो होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक नहीं, N रिलेटिव स्पीड NS माइनस NR। तो NS माइनस NR हमारे साथ कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये रिलेटिव स्पीड तो 0 हो रहा है, तो 0 होने की वजह से हमारे होता है टार्क का यूज़ ही नहीं हो रहा है, टार्क का लग ही नहीं रहा है, ठीक नहीं। तो इस वजह से हमारे होता है टार्क का मान 0 न्यूटन मीटर आ जाता है। ओके, अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ नॉइस कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जो नॉइस के इफेक्ट है इसको हम रिड्यूस करना है, हटाना है। इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, हमेशा निगेटिव फीडबैक ही यूज़ किया करना है। ओके,
निगेटिव फीडबैक का यूज़ किया जाता है नॉइज़ को रिमूव करने के लिए। सो थैंक यू, बस इतना ही आज का। ओके।